हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम 4 अहम तरीन खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के बारे में। इमरान खान ने एक बार फिर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुज़ाकरात के बारे में एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है, वो क्या है इसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के खारजा अमूर के हवाले से, वहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो क्या डेवलपमेंट है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले एक बड़ी अंदोनाक कत्ल के वाक़े के बारे में, जिसके बारे में कहा गया है कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उस कत्ल में मुलव्वस पाया गया है। वो कौन है, क्या कहानी है, कैसे उसके ऊपर माजी में भी कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा था, क्या कहानी थी, इस पर भी बात होगी। और सबसे आखिर पे हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी की, बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए तहमीना दुरानी जो कि बड़ी पावरफुल खातून है, और उनके शौहर हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तहमीना दुरानी के बारे में भी हम एंड पे बात करेंगे, ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ़खर से बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप ठीक है, खरीद से? बिल्कुल शाजी, आप सुनाएं। फ़खर, आपकी दुआएं हैं। इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात कर रहे थे, अमेरिका से भी डॉक्टर्स आए थे, फिर यहाँ पर अली अमीन गंडापुर, जुनैद अकबर, ये बहुत सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, ये तमाम लोग मुज़ाकरात करते हैं। बल्कि आप मरकज़ में चले जाएं तो शिबली फराज हो गए, ये भी ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के ही साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इसी तरह बाकी जो लोग हो गए, आज़म स्वाति का नाम, आज़म स्वाति, बिल्कुल आज़म स्वाति साहब भी। तो अभी क्या हुआ है शाहजी, कल शाम को इमरान खान का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में एक बार फिर हस्बे मामूल उन्होंने यू टर्न लिया अपना। वो कह रहे हैं मैंने मुज़ाकरात का टास्क किसी को सौंपा ही नहीं है। आपको पता है ना कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से पब्लिकली पीटीआई के रहनुमा, ख़ास तौर पे आज़म स्वाति, तो उन्होंने ये तक दावा किया है कि फ़लाँ दिन उनकी मुलाकात हो रही है किसी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े ख़ास बंदे से, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने उन्हें ये टास्क दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करें। इसी तरह ईद के फ़ौरी बाद अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई थी इमरान खान से, उसमें उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर ने ये ख़ास तौर पे दावा किया था कि इमरान खान को उन्होंने कायल कर लिया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। अब मुज़ाकरात में बुनियादी तौर के ऊपर मुज़ाकरात फंसे हुए कहाँ पे, जब से ये नवंबर में जब ये चल रहा था ना, इनका धरना आना था डी चौक पे, तो उन दिनों में भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ पसे पर्दा इनकी कोई बातचीत हुई थी। जो बुनियादी शराइत हैं वो काफ़ी अरसे से वही हैं कि इमरान खान अपना जो सोशल मीडिया है उससे ख़ुद को डिस्टेंस करें, अपने जो अकाउंट हैं वो उसको बिल्कुल अभी फ़िलहाल गैर फ़ाल कर दें और इदारों को टारगेट करना ये छोड़ दें। उसके बाद ही कोई बातचीत के लिए कोई ये सीबीएम के तौर के ऊपर आप उसको करें, उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। तो फिर अब ये रिसेंटली ये हुआ कि इमरान खान के साथ जो कल परसों गए हैं मुलाकात करने इनके रहनुमा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ शिकायत तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सोशल मीडिया के हवाले से भी इमरान खान से डिस्कस किया गया और इमरान खान ने ये तजवीज़ फिर रद्द कर दी है कि वो सोशल मीडिया उनकी ताकत है। सोशल मीडिया के ज़रिए ही उन्होंने अब पार्टी को, क्योंकि वर्कर तो निकलता ही नहीं है, पंजाब से वैसे ही नहीं निकलता था, खैबर पख्तूनख्वा में भी अब जो इनका कोई एक जो लेटेस्ट हुआ था वो सवाबी में जलसा हुआ था, वो भी बुरी तरह से नाकाम हुआ था। एक तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ थी जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर की, उसकी वजह से ये सारा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्राउंड के ऊपर वर्कर है वो निकल नहीं रहा। सोशल मीडिया के ऊपर ही इन्होंने सारा अपना जो बयानिया है उसको ज़िंदा रखा हुआ है। तो इमरान खान ने कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे मैं अपना वो ख़ुद को डिस्टेंस कर दूँ या अपना जो ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम है उसको डिसोन कर दूं। तो फिर खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब डटे हुए हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको क्यों डटे हुए हैं। तो ये कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि इतने दिन, पिछले 10-15 दिन से एक मुज़ाकरात का फिर से गो के ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा था मुज़ाकरात का, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की वो नहीं थी। अच्छा, लेकिन पीटीआई ने अपने तौर के ऊपर ये एक मुज़ाकरात का वो बयानिया बनाया हुआ था। आप क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा फ़खर, मैं आपको एक बात बताऊँ। आज़म स्वाति जो कि ज़ाहिर पीटीआई के रहनुमा हैं, इन्होंने ये कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे से मुलाकात हुई है। फिर उन्होंने कहा जी हमारी होनी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर है उनके उस्ताद से मुलाकात हुई। हाँ। तो आसिफ बशीर ने उनके उस्ताद एक से बात की तो उन्होंने डिनाई किया नहीं है।
अच्छा अब मैं वैसे सॉरी मैं आपकी बात करूं, मैंने भी उनके आसिफ मुनीर के एक उस्ताद से बात की। ये जो सेनेटर हैं अपने इरफान सिद्दीकी साहब, वो भी इनके उस्ताद रहे हैं यहाँ पे, वो जनरल बाजवा के भी उस्ताद रहे हैं। हाँ, तो वो उस पे वो भी कहते हैं कि मेरे साथ भी कोई किसी ने, लेकिन आप यार आपने किधर बात की, नहीं वो भी उस्ताद ही रहे तो नून लीग के वो है जो तो भी है, लेकिन उस्ताद तो नहीं। पॉलिटिशियन हो सकता है कि पॉलिटिशियन कोई उनके साथ मतलब कांटेक्ट, पॉलिटिकल कांटेक्ट भी हो, साथ उस्ताद भी हो, तो उनके साथ भी हो सकता है। नहीं तो उस्ताद आप क्या समझते हैं कि इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ से गद्दारी करेंगे और पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट से शाहजी वो गद्दारी इस वक्त जो है ना नून लीग वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। हाँ। अच्छा लगे बुरा लगे बात हकीकत ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की बी जमात है, बी पार्टी है, पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी है। इस इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई जो हो रही है कि बी पार्टी मैंने की जगह पीटीआई बन जाए, पीटीआई में वो लड़ाई ये हो रही है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल इरफान सिद्दीकी साहब को तो फिर अभी कोई चांस है कि कभी कल कलाम कोई वजीर बना दें। हालांकि मैं तो ये सोच रहा था अभी कैबिनेट एक्सपैंड हुई है तो वो वजीर बनेंगे, ये शहबाज साहब ने नहीं बनाया जो भी हुआ, लेकिन वो उन्हें वजीर तालीम बनना चाहिए। आल वो खारजा कमेटी के सरबराह जो कि मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है, उन्हें वजीर तालीम बनाएं क्योंकि उनका एक तालीमी बैकग्राउंड है। खैर, तो वो इरफान सिद्दीकी साहब को वजारत मिल सकती है सारे सिस्टम। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि वो, मेरे ये ख्याल है, मेरी प्लस माइनस क्या है, यानी कि मैं अजम्पशन क्यों हटे हैं, मैं अजम्पशन दे रहा हूँ। मेरी अजम्पशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो उन्होंने कोई इंगेजमेंट रखी हुई है। अच्छा, ठीक है, मेरी एक पुरानी इतला है उस पैटर्न पे कि आज़म स्वाति जो कहते हैं ना कि उनकी किसी से मुलाकात है, वो सच कहते हैं। अच्छा, उनकी मुलाकात किसी से हुई है, किसी बड़ी बहुत ज़्यादा अहम से या उससे कम कोई? देखें, हमारे मुल्क में जो बहुत ज़्यादा अहम है वो एक ही है, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा अहम से तो नहीं, लेकिन उससे एक दो कदम नीचे कर लें। मतलब कोई सेक्टर कमांडर से हो गई होगी? नहीं, थोड़ा ऊपर जा, आप तो बहुत ही याद चले गए। अच्छा, सेक्टर कमांडर से तो रोज़ाना की बुनियाद पे मुलाकातें होती हैं ना। अच्छा, ठीक है, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पे मुलाकातें होती हैं। ये पीटीआई वालों की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, जो भी देते हैं आपको पता ही है। हाँ। आप फखर आप इस तरह तो ना करें ना। अच्छा, तो वो तो सेक्टर कमांडर से तो रोज़ाना वो तो दरख्वास्त सुनाने लगी होती है ना कि मेरी, उधर नून लीग वालों की भी दरख्वास्त होती है। अच्छा, अब मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारे सेक्टर कमांडर होते हैं, आईएसआई के ब्रिगेडियर सतह के अफसर होते हैं, नौजवान यंग ज़्यादातर आ रहे हैं, तो अर्ली 40s में होते हैं, अब मिड 40s में, अर्ली 40s में, यही एज है इनकी। तो मैं ये सोचता हूँ, मतलब शाहजी अगर आप भी फौज में होते तो आप ब्रिगेडियर होते। शुक्र है कि मैं फौज में नहीं हूँ। ब्रिगेडियर ही होते ना आप, अगर तरक्की पा रहे होते तो। अच्छा, ये तो कैलकुलेशन आपकी है, लेकिन अच्छा है कि मैं नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो ब्रिगेडियर, यंग ब्रिगेडियर्स, आम फौज का जो ब्रिगेडियर है ना, जो हमारी फोर्स का, उसका एक्सपोजर कुछ और होता है, मिलिट्री ठग, एक पूरा प्रोफेशनल। अब ये जो ब्रिगेडियर्स हैं जिनके पास आप देखें वुज़रा आ रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है, नहीं, हर वुज़रा तरह की आ रहे इंफॉर्मेशन आ रही है, वुज़रा आ रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, और वो जो अफसर है, यंग अफसर, वो बड़ा पावरफुल महसूस कर रहा है कि मेरे दफ्तर में आ रहे हैं और वो मुझसे दरखास्तें कर रहे हैं कि ये कर दें, वो कर दें। ऐसे ही है ना। और फिर पीटीआई के सारे लीडर्स जो उधर जाके तकरीरें करते हैं वो तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो हमारे पुराने होता था ना कि फिल्म स्टार्स जो होते हैं, तो जब वो नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं तो वो बेचारे जो फिल्म स्टार्स हैं वो नॉर्मल रह नहीं पाते। वो ना ज़हनी तौर पे होता है कि यार हम इतने मशहूर थे, इतने पावरफुल थे। तो आम तौर पे फिल्म स्टार्स जो होते हैं वो बेचारों की ज़हनी हालत के ऊपर बड़ा अफसोस भी होता है। ये नॉस्टैल्जिक जो है ना, ये सिर्फ फौजी उसमें नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स में भी, इवन जो आपके जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं जिनको इक़्तिदार मिला होता है, वो इक़्तिदार से बाहर जाते हैं, उनके लिए भी ये मुश्किल हो जाता है, बड़ा टाइम होता है। अच्छा शाहजी, मैं ये इसलिए कह रहा था कि सिविलियंस वाला देखें, इनको किसी ने पकड़ के तो नहीं कहा कि आप फ़लाँ के दफ्तर चले जाएँ, सलाम करने के लिए चले जाएँ?
खुद जाते हैं ना, अपना काम निकलवाना हो या फिर आप खुद ही इख्तियारात अगर देते हैं तो फिर अगला तो वो कोई बहुत कम ही होंगे, रेयर ही होंगे जो कि अपने इख्तियारात से इनकार करेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, सिविलियंस रूल ऑफ लॉ को जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करें, और उसके साथ ही ये नहीं होता कि आप फोर्टनाइटली आपका जो है ये बिल्कुल तब्दीली आ जाएगी, टाइम लगेगा ग्रेजुअली, लेकिन आपने अगर सिविलियन जो है वो बालादस्ती दिखानी है तो फिर सबसे पहले जो इनिशिएट करना होगा वो सिविलियंस को खुद करना होगा। अच्छा फ़खर भाई, आपकी बात जो है ना, मैं हम्बली थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, ज़्यादा नहीं। करें। एक जो बात है ना उसूली के सिविलियंस को खुद करना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन ये सिविलियन कौन है जिन्हें आप और मैं कहते हैं सिविलियन है? वो सारे ही जो हमारे इधर नहीं, कौन है? नहीं, मैं बताता हूँ ना, हजूर मैं नाम लेता हूँ। शहबाज शरीफ साहब आप समझते हैं कि सिविलियन प्राइम मिनिस्टर है तो सही? नहीं है तो सही, किसने लगाया? वो जिसने लगाया शाहजी वो सुन तो लीजिए ना मेरी जान, जिसने नहीं, वो अपने ही बंदे हैं ना, समझ रहे? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की जो मुखालफत कर रही है पीटीआई कर रही है, पीटीआई का नाम तो लें जो अपना बंदा नहीं है, इमरान खान समेत। वो तो इमरान खान साहब की तो जिद ये है ना कि शहबाज शरीफ को उठाएं, मुझे लगाएं। अच्छा, और आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी, नाम लें ज़रा मुझे, क्या ये उनके बंदे नहीं है? अलमिया फ़खर पता है क्या हो गया? अलमिया ये हो गया है कि हमारे यहाँ करैक्टर और आपका जो स्टेटस है वो आपकी एक्सेस और आपके पैसे से जुड़ गया है। इन एक्सेस किधर कि आपकी पावर कॉरिडोर्स में क्या एक्सेस है। अच्छा, अब इन जिनको आप सिविलियन कह रहे हैं ये सारे उनके लगाए हुए हैं, ये सारे उनके पौधों में गमलों में लगे हुए हैं। मुझे नाम एक और दो गिनवाएं जिन जो ट्रू पॉलिटिशियन थे जिनको यहाँ पर फलने फूलने दिया गया है, कोई एक नाम बताएं। नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो अब मामला ये है कि ये पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया गया, सारा सिस्टम, और फिर हम कहते हैं कि ये सिविलियन, ये मेरे और तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अच्छा, अब मैं दूसरी बात चले जाऊंगा, वो थोड़ी सी तल्ख हो जाएगी। जो लोग आके अपना करैक्टर दिखाते हैं, अली वजीर का नाम लूंगा मैं, वो जेल में रहते, आज भी जेल में अली वजीर, टीवी पे खबर भी नहीं चलती, मीडिया में बात भी नहीं होती। करैक्टर दिखाते हैं जो आके, मंजूर पश्तीन, उनको आप जेल में डाल देते हैं, मुकदमात नहीं होते, बंद करके रखते हैं, वो अपने इलाके में बैठे हुए कन्फाइन। मारंग बलोच जेल में आज, क्योंकि वो ये तीनों जो तीन मामले किसी गमले में लग के नहीं आए। आपको और हमारे लोगों को वो लोग पसंद है जो चापलूसी करते हैं। अच्छा, अब इनकी ये जो तीनों नाम लिए ना, इनकी पॉलिटिक्स से शायद आपको इख्तलाफ हो, इनके किसी नज़रिए से इख्तलाफ हो, लेकिन इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि किसी गमले में नहीं लगे हुए, ये तो बगैर गमले के उगे हैं ना। तो मैं ये है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस। अच्छा, और हमारे यहाँ कबात भी क्यों पैदा हुई? सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये तीनों नाम लिए ना आपने, अली वज़ीर, बिल्कुल उसकी कोई शक नहीं है कि जो उनकी खिदमात हैं पार्लियामेंट के हवाले से या जो भी, वो और ट्रू डेमोक्रेट, बिल्कुल। और इसी तरह मंजूर पश्तीन का भी या मारंग बलोच का भी। लेकिन देखें इनमें खामी क्या है, ये एक स्पेसिफिक एक नेशनैलिटी और उसको वो करते हैं, ये एक नेशनल पॉलिटिक्स या उसकी तरफ नहीं आते। एक चीज़ तो ये हो गई। इवन महारंग बलोच भी है तो वो भी एक सिर्फ अपने जो बलोचों का वो कर रही है, बाकी जो पंजाबी कत्ल हो रहे हैं, अब कल परसों भी 8 जो मज़दूर उनको कत्ल कर दिया गया, या उससे पहले कितने वाक़यात हो, मतलब ठीक है स्टेट की तरफ से ऑपरेशन हो रहा होगा, ये एक उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अगर अपने वो कैरेक्टर वो कह रहे हैं ना कि ये बड़े वो हैं, तो उनको फिर ये अपना जो एक शेल है उससे बाहर निकल के ओवरऑल नेशनल, आपको बियॉन्ड अपनी जो एक नेशनैलिटी है या एक अपनी एथनिसिटी है उससे बाहर आके भी लोगों के लिए वो खड़ा होना होगा, तब जाके होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी एक वजह इनकी जो ये भी है कि ये इनको पूरे मुल्क में या उसमें पजीराई नहीं मिलती। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, फिर वो हम टॉपिक से काफ़ी आगे चले गए हैं, इमरान खान वाली मैं बात कर रहा था। अच्छा, पहले आप दे दे। मामला ये है कि मारंग बलोच, मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर, पश्तून और बलोच जो कौमें हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ही है। किसी भी मुल्क में जितनी भी कौमें हों वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सपोर्ट करती हैं, कोई इसमें कोई मसला ही नहीं है।
इनके ऊपर भी मुझे तो कोई मसला नहीं है, ये अपनी कौम की आवाज़ें उठाते हैं, कोई मैं कहता हूँ ये तो अच्छी बात है। सिंध के कौम परस्त हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। पंजाब के भी हों तो मुझे भी कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि नेशनल लेवल के ऊपर आप ऐसे जो इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं उनको कबूल नहीं करते। अच्छा, इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आंग सान सूची थी, उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, किस लिए मिला था? वो आमरीत के सामने डट गई थी, वो उसने उस टाइम जो है जितने जुल्म जबर सब कुछ बर्दाश्त किया, वो एक इंटरनेशनल रिनोन जो है वो एक फ़िगर बन गई। लेकिन उसके बाद देखें वही उसका रवैया क्या था। रोहिंग्या वाला जब मामला हुआ था उससे मुतालबा किया गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि आप कंडेम करें। यहाँ पे एक वो किया जाता है ना कि आप ये क्यों कहते हैं मारंग को कि आप मजम्मत क्यों नहीं करती, और बाकी आप बलोचों के ऊपर बिल्कुल होता है वो। लेकिन जो आंग सान सूची से तो बड़ा फिगर नहीं है ना मारंग बलोच, उसका नोबेल पीस प्राइज़ वापसी का वो किया गया सिर्फ इसलिए कि उसने मजम्मत नहीं की थी और उसकी सिलेक्टिव एक जिद्दोजहद थी। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो इन लोग हैं, नो डाउट इनकी खिदमात होंगी अपनी उन नेशनैलिटीज़ के लिए, अपनी जो एथनिसिटीज़ के लिए, लेकिन आप जब सिलेक्टिव करते हैं ना तो फिर वो आपका वो नहीं रहता जो एक स्टेटस है। मेरा पॉइंट ये है कि ये जिन 2-3 बंदों का नाम ले रहे हैं ये तो नेशनल पॉलिटिक्स में आने के लिए नहीं तैयार। तो फिर क्या आप उन्हें कंपैरिजन कर रहे हैं ना नेशनल पॉलिटिक्स। मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ कि वो अपनी अपनी कौम के लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं पॉलिटिकल एरिना के ऊपर। ठीक है, आपकी डिमांड ये है कि वो बाकियों के लिए भी आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि हम अपने इलाके में रहते हैं, हमारे बंदों को तो आप मार रहे हैं। तो आपके इलाके में अगर किसी और को मारा जा रहा है तो फिर लीजिए, वो गलत बात है। वो जो उनके इलाके में अगर पंजाबी मरते हैं, भाई हमारे पंजाबी, हम पंजाब से हैं, आप पंजाब से हैं, तो दुख होता है हमें। तकरीबन कोई भी इनोसेंट बंदा मारा जाए वो काबिल मजम्मत है। लेकिन ये मेरा और आपका मौक़िफ़ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। हम उनके पॉलिटिकल नज़रियात के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि वो सरकारी गमलों से नहीं निकले। जो मरकज़ में ये लोग हैं ये सारे सरकारी गमलों में हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो पॉलिटिशियन थे मार दिया आपने, रहने नहीं दिए आपने। मेरा ये पॉइंट है। इस बात से आपके इस नुक्ते से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। लेकिन अब ज़रा वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, इमरान खान वाली बात हो रही थी कि इमरान खान ने ये अचानक से यू टर्न लिया क्यों है कि मुज़ाकरात का एक बिल्कुल माहौल चल रहा है, गो कि दूसरी तरफ से कोई वो नहीं नज़र आ रही थी कहीं से भी। पीटीआई की तरफ से ये बार बार वो किया जा रहा था, कभी डॉक्टर्स आ रहे हैं, कभी आज़म सवाती ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी अली अमीन गंडापुर। लेकिन इमरान खान ने कहा मैंने इनको टास्क ही नहीं दिया, ये लिया क्यों है? उसकी जो मैं वजह समझता हूँ वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया है कि 4 महीने के अंदर अंदर जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हैं वो 9 मई के हवाले से मुकदमात को कंक्लूड करें। मेरा ख़्याल है कि इमरान खान को ये नज़र आ रहा है, उनको मुज़ाकरात के ज़रिए भी कुछ नहीं नज़र आया फ़िलहाल, और बाकी जो भी उन्होंने हरबे इस्तेमाल कर लिए कुछ नहीं नज़र आया। तो अब फिर वही होता है अल्टीमेटली, जब कुछ नहीं बनता बंदे से तो फिर वो हाँ तो वो मारता है। तो ये उसका नतीजा है जिसकी वजह से ये उसको समझ नहीं आ रही कि कभी वो मुज़ाकरात की तरफ चल पड़ते हैं, कभी वो फिर वो अपनी जो एक रिवायती जो पॉलिसी है जारहाना वो उसकी तरफ चल पड़ते हैं। इससे भी मेरा नहीं ख्याल कि इनको जब तक ये संजीदगी से बैठ के इमरान खान को अपने बाकी जो बाहर बैठे हैं लीडरान उनको देनी होगी, कुछ ना कुछ अख्तियारात देने होंगे ताकि वो इंडिपेंडेंटली बातचीत कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना करें, आप एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो जो पार्लिमान की तरफ से एक बनाई गई थी कमेटी उसके साथ वही बात है कि सिविलियन को आप कम अज़ कम एटलीस्ट वो तो करें। इमरान खान ये चाहता है कि वो जिस तरह फ़र्द वाहिद इनको लेके आया था अख्तियारात में, इसी तरह कोई फ़र्द वाहिद आए और वो उनको दोबारा जेल से निकाले और फिर वो उनका इक़्तिदार के ऊपर बिठा दे। ये सिर्फ उसके ऊपर एक फाशिस्ट जो एक नज़रिया होता है ना कि आप एक ही शख्स के ऊपर यकीन रखते हैं और वही वो जो है सारा कुछ करे। तो ये इमरान खान का मेरा ख्याल है वो है, और जिसकी वजह से ये इन्होंने यू टर्न लिया है। बहरहाल अब ज़रा लोकल से इंटरनेशनल पे चलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे आप बता रहे थे फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कोई बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही है। एक लाइन में लंबी बात नहीं करेंगे। 15 साल के बाद पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच और बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात हुई है बांग्लादेश ढाका में। अच्छा, 15 साल के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन के उन्वान से पॉलिटिकल कंसल्टेशन है दोनों मुल्कों के। अभी जो आमना बलोच है वो उधर है ढाका में, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो इसाक डार नायब वज़ीर आज़म, ये भी ढाका जाएंगे। ये पहले लेवल पे सेक्रेटरी गई हैं, अब फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे। एक बात तो ये हो गई।
दूसरी बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते यानी कि इसहाक आइंदा हफ्ते अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान का एक वफ़द, तजारती वफ़द वो यहाँ पर आया हुआ है। तो ये एक मेरे ख्याल में बड़ी जो बर्फ़ है वो पिघली है, पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान में क्या मेन एजेंडा क्या है? ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ वाला है या तजारत भी है, अच्छा। दहशत गर्दी भी है, ये अफ़गान महाजरीन भी है, बहुत सारे एजेंडे हैं जो जितने भी इशूज़ हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। अच्छा शाह जी, और भी यहाँ से एक इंटरनेशनल के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद में एक बड़ी कोई पेशरफ्त हुई है, 2-3 दिन कॉन्फ्रेंस हुई है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, कोई उसकी कोई अंदर की खबर शबर? यार वैसे वो नहीं है। हाँ, मेरा ये ख्याल है कि ये ओवरसीज़ को दो बातें हुई ना। एक तो डॉक्टर्स आए जो कि फाइनेंस करते थे, तनवीर साहब और आतिफ खान, उसका बड़ा रोल था उन दोनों का, तनवीर अहमद का और आतिफ खान का रोल था जो पीटीआई वाले हैं, कि उन्होंने बर्फ़ पिघलाई। तनवीर अहमद ने रोल प्ले किया, आतिफ खान और बाकी लोगों ने उसमें मरकज़ी किरदार अदा किया। 3 डॉक्टर्स आए, 4 लोग आए। तो उसके बाद यानी कि वो तो हो गई ना फाइनेंशियल स्ट्रीम। दूसरी ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस इन्होंने यहाँ पर करवाई है, सारे ओवरसीज़ को बुलाया और आर्मी चीफ को भी बुलाया। आर्मी चीफ को क्यों बुलाया? एक तो वैसे एक सेंट्रल फिगर भी पाकिस्तान में हम पसंद करें ना पसंद करें यानी कि मिलिट्री के रोल को, लेकिन वो हैं तो उनको बुलाया गया। तकरीर भी उन्होंने बड़ी जज्बाती किस्म की वहाँ पे और कहा कि जी हम पाकिस्तान को बचाएंगे, जो कि ज़ाहिर है एक दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान को सब ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है। लेकिन अहम बात उसमें ये थी कि ओवरसीज़ को बुलाया गया था। और मुझे उस तकरीर में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तकरीर या मज़े की जो तकरीर लगी ना, वो किसी की नहीं लगी, वो साजिद तारड़ की लगी। अच्छा, पंजाबी ज़ुबान में उन्होंने तकरीर किया और बड़ी पावरफुल तकरीर की है। अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा, वंडरफुल स्पीच। और भी लोगों ने की होंगी लेकिन साजिद तारड़ मैं कहता हूँ नंबर 1 रहा। बहुत अच्छी तकरीर, दिल से निकले पंजाबी ज़ुबान में। ठीक है, तो चले इस पे फिर किसी दिन तफसील से वो करेंगे। मुझे ये बताएं, आप कोई इस्लामाबाद के किसी पुलिस ऑफिसर के कत्ल में मुलव्वस होने का बता रहे थे, अफसोसनाक वाक़या जो। जी, इस्लामाबाद पुलिस ने ये बताया है, उनकी एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक हो रही है पुलिस की तरफ से, और एक उनसे बात हुई मेरी, जवाद तारिक है DIG ऑपरेशंस के। इनसे पता चला कि इस्लामाबाद पुलिस ने थाना अपारा के इलाके में एक फार्मर SP हैं आरिफ शाह, अच्छा, उनको गिरफ्तार आपके ये मेरा ख्याल जानने वाले भी थे? बिल्कुल, ये मेरे जानने वाले थे आरिफ शाह, और फ्रैंकली मैं आई यूज़ टू रिस्पेक्ट हिम, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम। ज़ाहिर है अदालत में फ़ैसला होगा, लेकिन जो ग्राउंड चीज़ें हैं वो बड़ी। ये रैंकर थे? ये रैंकर थे, SP थे, एक बड़ा अरसा इस्लामाबाद पुलिस में काम करते रहे। मैं आपको बड़ी एक तकलीफ दे बात बताता हूँ। साल 2021 में इन्हीं आरिफ शाह के ऊपर इस्लामाबाद की एक ख़ातून पुलिस एहलकार के कत्ल का इल्ज़ाम लगा। अच्छा, साल 2021 में, और इस कत्ल के इल्ज़ाम में इनको गिरफ़्तार भी किया गया। एट दैट टाइम SN यूनुस IG इस्लामाबाद पुलिस थे, और मेरी SN यूसुफ साहब के ऊपर मैं तनकीद, यूनुस साहब को तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन आज यानी कि वक्त गुजर गया। मैं कहता हूँ कि वो काबिल तारीफ़ है, मैं उनका क्रिटिक रहा हूँ, मेरी आज भी उनके साथ कभी दोस्ती नहीं ना थी ना है, लेकिन तनकीद मैं करता रहा हूँ। उन्होंने इस केस की तहकीक की थी, और इस केस का जो क्रेडिट जाता था वो इस्लामाबाद पुलिस को जाता था कि जो तहकीकात आगे लेके जा रहे थे। एक खातून थी, मानसेरा से ताल्लुक़ था उनका, कराची में वो रहाइश पजीर थी, एक बच्ची 20-21 साल की बच्ची, वो इस्लामाबाद पुलिस में तैनात थी, और वो आरिफ शाह जो हैं यही SP, इनके साथ अच्छा उनका मुनासब था फैमिली वाइज। उनके वालिद, ये सारी फैमिली, ये खुद भी उधर ही से है, मानसेरा? ये मानसेरा से है, लेकिन वो फैमिली मानसेरा से थी जो कि कराची में चली गई थी। ठीक है। तो वो लड़की आती है अपना सामान पकड़ कर, बैग पकड़े हुए हैं, वो इनके घर पे आती है सुबह के वक्त, रोशनी निकली हुई है सबके सामने। वो कुछ अरसा कुछ देर इनके घर पे रहती है, फिर उसकी तबीयत ख़राब होती है। वो इनके स्टाफ के साथ, इनके ड्राइवर के साथ वो जाती है, ड्राइवर या गनमैन के साथ जाती है, पोली क्लिनिक में, अस्पताल में जाती है, जहाँ पर
उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, उस लड़की की डेथ हो जाती डेथ हो जाती है। अब पता लगता है आरिफ शाह को, ये पहुंचते हैं अस्पताल में पहुंचते हैं और ये पुलिस को इन्होंने फ़ोन किया। पुलिस का एक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, उसको फ़ोन किया कि जी एक पुलिस कांस्टेबल है, नाम इन्होंने कुछ और बताया, तो उसकी डेथ हो गई है, तो ताबूत जारी करें। उस लड़की को मीनवाइल लाया जाता है वापस आरिफ शाह के घर पे, जो सरकारी घर इनको मिला हुआ था। तो साथ ही मदरसा है, एक जामिया अफसा वगैरह भी साथ ही है। वहाँ पे उस बच्ची को नहलाया जाता है, डेड बॉडी को नहलाया धुलाया जाता है और उसको ताबूत में डालने लगते हैं। तो जो वेलफेयर ऑफिसर है वो कहता है कि जी जिस कांस्टेबल का नाम बताया गया था खातून, ये तो वो नहीं है, अच्छा, ये तो दूसरी है। तो पुलिस में खलबली मच जाती है। तो पुलिस है उस वक्त की, वो ताबूत जो है वो कराची भेजने की बजाय वो ताबूत रोक लिया जाता है, बल्कि उसको वापस पोली क्लिनिक लेके जाया जाता है कि इसका पोस्टमार्टम होगा। मीनवाइल वो जो बच्ची के वालिद हैं उनको कराची से आरिफ शाही बुला लेते हैं और उनको बताते हैं कि जी बच्ची ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, उसने कुछ खा लिया है या ख़ुदकुशी कर लिया, जो भी था। तो इन शॉर्ट ये कि पुलिस एक इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर हैं आसिम जैदी, अच्छा, आप पारा के, उनकी मुद्दयत में एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। एक गालबन इब्रार थे सब इंस्पेक्टर, ये 2021 का वाक़या, 2021 में वो तहकीकात शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब पोस्टमार्टम में बात पता लग जाती है, लेकिन जो वालिद है लड़की का वो कहता है कि जी मेरा कोई मसला नहीं, मुझे आप बच्ची की लाश दें, हम तो दफनाना चाहते हैं। वो लाश लेके चले जाते हैं। पीछे जब पुलिस तहकीकात कर रही होती है तो उस लड़की के, उस बच्ची के कपड़े भी नहीं मिलते जो उसने आखिरी वक्त पहने होते हैं ना। हॉस्पिटल जाने तक जो है उसके वापसी वाला, वो वापसी पे आके जब उसको नहलाया धुलाया गया तो उसके कपड़े नहीं मिले, वो गायब हो गए। उसका मोबाइल गायब हो गया। तो शक जो था वो इनके ऊपर था। फिर इनके ऊपर मुकदमा किया गया, ये सस्पेंड रहे। मुझे पता नहीं ये कहनी चाहिए ये बात या नहीं कहनी चाहिए, जिन दिनों ये सस्पेंड थे उन दिनों ये मुझे मिले और इन्होंने मुझे बताया कि मेरे पे इस तरह एक झूठा मुकदमा बनाया गया। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उनकी बात पे कन्विंस हुआ। मैंने कहा मुमकिन है ऐसे ही हुआ, यानी कि खुदा बेहतर जानता है, मैं अभी भी कुछ बात नहीं करता हूँ। अब उस कत्ल का जो उस केस का कुछ भी नहीं बना, उल्टा इन्होंने आरिफ शाह जो हैं इन्होंने इस्तगासा दायर कर दिया पुलिस के ऊपर, वो भी उसका भी नतीजा कुछ नहीं बना, क्योंकि पुलिस ने अपनी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की थी। लेकिन ज़रा एक महकमे में रह के अपने साथी सीनियर के बारे में मुकदमा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब वो बात तो ख़त्म हो गई। मीनवाइल ये रिटायर हो गए, रिटायर होकर ये घर चले गए। थाना पारा जहाँ पर ये खुद SDP हो रहे हैं, DSP किसी ज़माने में रहे, अभी तो SP रिटायर हुए। इसी इनके घर का एक पड़ोसी यंग बच्चा, 29 साल उसकी उम्र है, वो इनके गांव चनाल मानसेरा में जाता है इनसे मिलने। वहाँ पर इनका कोई आपस में कोई मामला होता है, तो इनके बहनोई साबर, यानी कि SP आरिफ शाह के बहनोई साबर और उनके भाई सकलैन, ये मिलते हैं। अब पुलिस का कहना है, ये मुझे पुलिस बता रही है कि मुबैना तौर पे जो पुलिस के SP हैं इन्होंने फायर किया मुबैना तौर पे, जिससे वो जो हमज़ा बच्चा है 15 मार्च को गया था चनाल गांव मानसेरा में, वो 16 मार्च को वो वहाँ पर कत्ल हो गया। और फिर एक गाड़ी है डब्बा, सुजुकी डब्बा जिसे कहते हैं, उसमें लाश डाल दी गई, रात होने का इंतज़ार किया गया। फिर रिपोर्टेडली ये तीनों अफराद गए और इन्हीं साबर के गालबन घर पे बैक साइड पे एक जगह है, कच्ची जगह है, वो खोद के लाश वहाँ पे दफन कर दी। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा जो है वो गायब है। ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान में काम करता है। बच्चा गायब है और बच्चे के वालिद जो हैं वो 15-16 तारीख को आके दरख्वास्त देते हैं थाना अपारा में, लेकिन अपारा में शायद मुकदमा दर्ज नहीं होता। 18 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि बच्चे के मोबाइल फ़ोन को ट्रैक किया जाता है
मोबाइल फ़ोन पता लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो कच्चा जो इलाका है उसमें पड़ा हुआ है। यानी कि बच्चा पुराना गया इस्लामाबाद G10 वाला। जी, इस्लामाबाद वाला, ये G10 वाला पुराना हाई कोर्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पता लगता है कि आरिफ शाह का इनके साथ कोई राब्ता था, ताल्लुक़ था। पुलिस जाती है और इनके गांव में जाती है और फिर पुलिस का ये कहना है कि हमने आरिफ शाह को पकड़ लिया, वो 10 दिन से जिस्मानी रिमांड के ऊपर थे। फिर बाद में इन्होंने साबिर को भी पकड़ लिया, सकलैन को भी पकड़ लिया। तो इस तफ्तीश के दौरान पुलिस का कहना है कि पता चलता है कि उस बच्चे को वहाँ पर कत्ल कर दिया गया था। बच्चे की लाश बरामद होती है। पुलिस का ये दावा है कि लाश जो है आरिफ शाह ने बरामद करवाई है। और फिर पता लगता है कि मोबाइल किधर आए। फिर वो तफ्तीश में पता लगता है कि मोबाइल इसलिए यहाँ पर ला कर रखे गए कि वो मनसेरा वाला कि ये पता लगे मोबाइल आन रहे हैं तो टावर टू टावर वो ट्रैवल होता रहा, तो पता ये लगे कि ये वापस आया है, ये वापस आया है और ये वापस आके यहाँ पर ही कहीं गुम हो गया। तो आरिफ शाह जो पुलिस के एसपी हैं, उनको इस्लामाबाद में अपने घर से पकड़ा गया। तो अफसोसनाक वाक़या है, एक सीनियर पुलिस अफसर जिसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात लगे, ये पहले भी एक इल्ज़ाम लगा और अब ये इल्ज़ाम लगा है, और पुलिस का दावा ये है कि हमने सही बंदा पकड़ा है। अब पुलिस के लिए ये बड़ा, मुझे पुलिस के एक दो और ऑफिसर्स ने भी बताया कि उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था। जो पुराना केस था, उनका कहना था पुराने केस में जो आईओ था या मुदई था SHO, वो उनको बड़े मसाइल का सामना रहा, क्योंकि ज़ाहिर अपने साथी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर वो मुकदमा इसलिए लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंचा कि एहसन यूनुस का तबादला हो गया, तो नए जो IG आए थे उन्होंने शायद तवज्जो नहीं दी या उनको जिक्र किसी समझ नहीं होगी, आइडिया नहीं होगा। तो वो मामला वो था। अब इनके लिए मसला ये था कि आरिफ शाह ज़ाहिर इनके अपने ही साथी थे, उनके ऊपर ज़ाहिर तशद्दुद भी नहीं हो सकता। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है अपने किसी के बारे में करना। जी अल्लाह ताला से दुआ है कि इंसानियत इंसान में कायम रहे। जी, इंसानियत कायम रहे और खुदा बचाए ऐसे मामलात से। मुझे तो खौफ आता है ये बातें सुन के और डर आता है कि खुदा हमें बचा के रखे जालिम के जुल्म से, अल्लाह बचाए बस। जी, जालिम के। शाह जी चलें, ये तो हो गया। कल मैं वो देख रहा था, आपने कोई प्राइम मिनिस्टर की जो एहलिया हैं उनको भी सुना है, वो आपका जो एक रिवायती है सवाल जवाब वाला सिलसिला, ये क्या कहाँ मिल गई थी आपको ये? अच्छा फ़खर, आपने बात कर ली है तो बड़ा आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, क्योंकि ये ख़बर हम ऐड जो है वो कर रहे हैं। तमीना दुरानी जो है वो, मैं उनका फ़ैन हूँ, यानी कि मैं पब्लिकली ये बात तस्लीम करता हूँ। मैं उनको जेन्युइनली मैं उन्हें बड़ा पसंद करता हूँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत है। मैं इंटरमीडिएट में था तो मैंने इनकी किताब पढ़ी थी माई फ्यूडल लॉर्ड, और वो किताब मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तमाम नौजवानों को, बूढ़ों को वो किताब पढ़नी चाहिए। और आपको पता लगेगा कि सच की कितनी पावर है। उस खातून ने जो खुद गलतियाँ की उनका भी बरमला इज़हार किया, और जो माशरे में, सोसाइटी में जो गलतियाँ उनका भी बेबाकी से उनको आइडेंटिफाई किया। मैंने आज तक तमीना दुरानी जैसा पावरफुल शख्स नहीं देखा, कोई मर्द भी नहीं देखा इतना पावरफुल जितनी तमीना दुरानी, इतनी पावरफुल। बाय द वे इमरान खान भी इनको बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ की तो एहलिया है, पुरानी में बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ इनको बड़ा पसंद करते, और भी बड़े लोग। और ज़ाहिर है गुलाम मुस्तफ़ा खर से किसी ज़माने में इनकी शादी थी, वो हट गई, उससे पहले भी। लेकिन तमीना दुरानी जो है वो बड़ी मल्टी डायमेंशनल, इनकी इस्लामाबाद में मुसव्वरी की एक तकरीब थी, नुमाइश थी इनके आर्ट की। ये आर्टिस्ट है। अच्छा, खुद इनके अपने जो वो थे, इनके अपने। तो वहाँ पर मुझे ये मिली और बड़ी मेहरबानी, इन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने भी वहाँ पे कहा कि मैं आपका शो देखती हूँ। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उनसे सिर्फ ये 2 बातें जो थी क्रिटिकल वो पूछी मैंने। एक तो उन्होंने पहले लिखी थी ना किताब माई फ्यूडल लॉर्ड, गुलाम मुस्तफ़ा खर फ्यूडल थे, तो इन्होंने उनको बताया कि फ्यूडल्स किस तरह रहते हैं। तो मैंने इनसे शरारतन पूछा, मैंने कहा जी माई इंडस्ट्रियल लॉर्ड लिखने का इरादा है? तो नॉट एट ऑल,
फिर मैंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी बात पूछी कि जो कुछ है अभी वो रिस्पॉन्सिबल है, तो इन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, बड़ी स्ट्रांग है। मैं अगेन बड़ा रिस्पेक्ट है। मेरे हाल में पहले वो क्लिप देखें जी, वो क्लिप क्या है का जो काम है वो उसमें बहुत ज़्यादा पेन डिपेक्ट हो रहा है ख्वातीन के हवाले से। तो करंट सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट देखती हैं, क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आपके काम का कितना इम्पैक्ट होगा? बात का इम्पैक्ट एकदम नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ के साथ होता है। लेकिन जो कुछ मेरी पेंटिंग्स में आपको अगर पेन नजर आ रही है तो सारी दुनिया में पेन नजर आ रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं नजर आ रही है। ख्वातीन के हवाले से बड़ा काम किया आपने, आपकी किताब में भी ख्वातीन का बड़ा जिक्र है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ख्वातीन के हवाले से अच्छा एनवायरनमेंट पाकिस्तान में नहीं है। तो आप देख रही हैं चीज़ें कोई बेहतर हो रही है ख्वातीन के हवाले से या वर्स हो रही है? जो जर्नी आपने शुरू की थी माय फ्यूडल लॉर्ड लिख के, अभी की जर्नी कहाँ पर पहुंची? वो तो चलती रहती है जर्नी, वो उसका एंड कब होता है, इसका इम्पैक्ट कब होता है, और वो पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है। जो आपने किताब लिखी माय फ्यूडल लॉर्ड, उसका आपकी जाती जिंदगी पे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। कुछ थोड़ा सा एक दो लफ्ज बोलेंगी, वुड यू माइंड शेयरिंग? आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो ये इम्पैक्ट पड़े मुझ पर। और कोई इरादा है माय इंडस्ट्रियल लॉर्ड लिखने का भी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दफा आप एक चीज करते हो, दोबारा तो आप नहीं करते रहते हो बार बार, हजार मौजू और भी। जो मौजूदा सूरत हाल में, डू यू थिंक सो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज रिस्पॉन्सिबल वट एवर इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट थिंग्स? तो ये देखा आपने कितनी बड़ी, यानी वेरी सोबर लेडी। सही बात। आपदा परवीन साहबा आई हुई थी, अच्छा। ओन आए हुए थे जो फेडरल मिनिस्टर है, ओन चौधरी आए हुए थे, और हमारे हुज़ैफा रहमान भी वहाँ पर थे। अच्छा। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट थे, डिप्लोमेट्स थे। लेकिन वंस अगेन आई रियली अप्रिशिएट तहमीना दुरानी कि इन्होंने बड़ी पर्सनल प्राइस पे किया किताब लिखकर। हमारे आई विश के तहमीना दुरानी जैसी पावरफुल लेडीज़ जो सच बोलने वाली हैं, सच पे यकीन रखने वाली और हों, तो मेरे हाल में बेहतरी हो जाए। बिल्कुल ठीक है, मेरे हाल में यही है। बिल्कुल ये। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।